जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आप सभी को पता होगा हम लोग देख रहे हैं अभी क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। तो क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत पीछे हम लोग ऑलरेडी 3 जो है प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, करा दिए हैं, 2 भी करा दिए हैं, और बीच में एक यूनिक पब्लिकेशन वाला जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो स्टेट वाला सेकंड शिफ्ट वाला, वो भी आपको हम करा दिए हैं दूसरे बुक से। तो टोटल हम लोग का अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम लोग का चलेगा चौथा प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर सेट 3 लिखा हुआ है, लेकिन आप समझिएगा ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है, चौथा प्रैक्टिस सेट है। शुरुआत करते हैं 19/12/2012, लेकिन 19 नहीं, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है। 9/12/2012 का जो है प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 3, लेकिन हम लोग का प्रैक्टिस सेट कौन सा है, कहेंगे सर चौथा है। तो शुरुआत करते हैं 9/12/2012 वाला बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन बैंक जो है 2010 से लेकर के 2025 तक वाला, इसमें जो है आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। आज जो है अगला प्रैक्टिस सेट देखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए यदि सेट लगाते हैं तो। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित मतलब रहित माने होता है नहीं होना, तो उपसर्ग किस में नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर सुखी जो है यहाँ पर ये उपसर्ग रहित शब्द है। अब उपसर्ग किसको कहते हैं, तो किसी भी शब्द के शुरुआत में लगकर यदि उस शब्द का अर्थ बदल रहा है तो उसी को कहते हैं उपसर्ग। जैसे यहाँ पर रूढ़ है, रूढ़ में क्या लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा है तो क्या बन गया आ रूढ़। उसी तरह से उप लगा दिया तो उपकरण, नी लगा दिया तो निर्विरोध, समझ रहे हैं, नीर होगा, नीर लगा दिया तो निर्विरोध हो गया। लेकिन सुखी में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, वही कह रहा था कि उपसर्ग रहित कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय यहाँ पर पूछ रहे हैं, बताइएगा। प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो बताइएगा अध्यापिका के लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसका प्रत्यय क्या बनेगा। का बनेगा, टीका बनेगा, या फिर आइका बनेगा, या इका बनेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ईका लगेगा, ठीक है। अध्यापिका तो क्या बोलेंगे हम, ईका बोलेंगे। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ईका प्रत्यय। अगला क्वेश्चन कहता है दोहा और चौपाई किस प्रकार का छंद है। कैसे छंद है मतलब किस प्रकार का छंद है। तो भाई दोहा और चौपाई एक प्रकार का मात्रिक छंद है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर अब आते हैं। बताइएगा यहाँ पर कह रहा है कि सत्कर्म का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। सत्कर्म का संधि विच्छेद, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सत्य जोड़ कर्म। सत्य जोड़ कर्म ये हो जाएगा सत्कर्म का संधि विच्छेद। दही बड़ा में कौन सा समास है बताइएगा। दही बड़ा में कौन सा समास है, दही बड़ा हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है इसमें, तत्पुरुष समास है। घड़ों पानी पड़ना, बताइएगा इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा सही सही। घड़ों पानी पड़ना, तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लज्जित होना, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है लज्जित होना। उत्थान का विलोम बताइएगा। उत्थान शब्द का क्या विलोम हो जाएगा, तो उत्थान का विलोम होगा पतन, ठीक है। किसी चीज़ का मतलब वो ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो उसको उत्थान बोलेंगे, और यदि उसका जो है ना डाउन हो गया, डाउनफॉल आ रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पतन। तो उत्थान का अपोजिट क्या होगा, पतन। आगे डैश पीछे खाई, मुहावरे जो है ये रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो अच्छे से पता होगा आप सभी को, ये तो काफ़ी फेमस है। आगे कुआं पीछे खाई, बीच में लटका फलाना भाई, है ना, आप चाहें जिसका नाम लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे कुआं होता है, यहाँ पर जो मुहावरा होता है यहाँ पर कुआं शब्द आएगा। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। इंद्र का समानार्थी मतलब ये कहें कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं। कैसे, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुरपति, देवेंद्र, देवराज, महेंद्र, देवेश, ये होता है ना। एक ट्रिक से याद रखिएगा, सुरपति देवेंद्र, हम यहाँ तो जगह नहीं है फिर भी बोल देते हैं मुँह से, ठीक है, याद रखिएगा। सुरपति, देवेंद्र, देवराज, महेंद्र और एक देवेश, ये 5 आप याद रखिएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछता है। तो इंद्र का समानार्थी शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य इनमें कौन सा है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी, क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए सबसे सटीक आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा, भक्तों की मंडली जा रही थी, ये कहना सही होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य यहाँ पर भी पहचानना है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं,
वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, है ना, यहाँ पर भी नहीं होगा, से भी नहीं लगेगा। हाँ, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा कि वेदों में 6 अंग माने जाते हैं या वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन होगा ए वाला सही। यहाँ से है इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा, आपको फटाफट इसका हम आंसर बता देते हैं। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलिएगा, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक है, कौन सा कहेंगे सर, डी हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से है मैथ का, तो फटाफट हम मैथ का भी आंसर आप सभी को बता देते हैं, यदि सेट लगाने वाले स्टूडेंट इसमें जो भी हैं सेट लगा लीजिएगा। बी होगा करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, यहाँ पर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका सी होगा आंसर, ठीक है, सी हो जाएगा। 19 नंबर का जो है इसका सी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, बना करके देख लीजिएगा, ध्यान इसमें क्या रखना है, वो मेरा बोलने का हैबिट बन गया इसलिए बोल देते हैं, ध्यान रखना है। अगला बी, ठीक है, ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका विद्यार्थी, ये परसेंटेज वाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बना लीजिएगा, ईजी है। यदि तो का मान क्या होगा, यदि तो का मान क्या होगा, पता नहीं किस बारे में ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमें ही समझ में नहीं आ रहा है। खैर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए आपके बुक में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, एक जिले में ये है भी है आपका, है ना, खैर इसको क्या पढ़ना, मैथ का है तो हम फटाफट आंसर आप सभी को बताते ही चलते हैं। ए होगा करेक्ट आंसर, 135 दिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 3x²। अगला है 25 नंबर का, और इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 315 रुपया। आते हैं फटाफट हम लोग यहाँ पर, देखिएगा यहाँ से कह रहा है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज थे ये कहाँ से आए थे, तो पहले यूनानी थे, अब किसके दरबार में आया था, करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेंगे ऑप्शन सर सी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, हिमायत माने प्रतिपादन करता है। भूखा रहना, दुख भोग, सही मार्ग, मध्यम मार्ग, तो करेक्ट आंसर मध्यम मार्ग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा शब्द। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करेगा, तो यानी प्रतिपादन करता है मध्यम मार्ग का। अच्छा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में खूब अच्छा से पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा ये भी, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, ये तीनों शब्द ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क शासन भारतवर्ष में किस नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुगल के नाम से जानते हैं। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, बताइएगा, मिर्जा गालिब किस सम्राट के शासन में था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बहादुर शाह द्वितीय के शासन काल में, है ना, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर मीर जुमला, क्या नाम था उसका, मीर जुमला। किताब उल हिंद के लेखक कौन था, किताब उल हिंद के लेखक, बी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे अल बरूनी, कौन हो जाएंगे, अल बरूनी, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान जो है कौन सा था, मतलब कि राजधानी, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर कन्नौज था, कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया, वल्लभाचार्य ने किस भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर कृष्ण जी का, ऑप्शन होगा सी करेक्ट। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, जयपुर शहर का संस्थापक पूछ रहे भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर राजा सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, जयपुर राजा सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था, अजातशत्रु। कलिंग, प्राचीन काल में कलिंग के शासक कौन थे, अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन, सबसे महान शासक के बारे में पूछ रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ पर खारवेल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक पूछ रहे, बताइए राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था,
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए यहाँ पर। मुगल बादशाह के नाम इधर दिए हुए हैं और विदेशी यात्री किसके शासनकाल में कौन आते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, कहेंगे सर ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। औरंगजेब के शासनकाल में मनुजी जो है वो भारत आते हैं ना, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस का जितना अधिवेशन है ना, एग्ज़ाम के जब कुछ समय बाद बचेगा ना तो सब कराएंगे, जितना कांग्रेस का अधिवेशन है। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं या कौन थे बोल सकते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। कौन थे, कहेंगे सर सरोजनी नायडू थे, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सूची मिलान करने वाला है। कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है, लगाइए यहाँ पर। देखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास, सबकी इधर पत्नियों के नाम दिए हुए हैं। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, करेक्ट आंसर कहेंगे सर बसंती देवी। लाला लाजपत राय, राधा देवी, यहाँ पर 3 नंबर में जाएगा। महात्मा गांधी, कहेंगे सर कस्तूरबा गांधी, ये तो सबको पता है। और मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, कहेंगे सर यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन बी में 4 3 1 2। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी की जो है माता जी का नाम क्या था, तो पुतली बाई था, तो आप सभी को पता होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सब कभी कभार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। देखिए बुक में दे रखा है आपका यहाँ पर, कहेंगे 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन हम लोग क्या याद किए हैं, 8 मिनट 16 सेकंड। तो देखिए 8 मिनट 16 सेकंड में क्या पहुँचता है, जो है कि धूप का उष्मीय यानी कि प्रकाश का उष्मीय विकिरण ये जो है पहुँच जाता है 8 मिनट 16 सेकंड में, लेकिन 2-3 सेकंड और एक्स्ट्रा लेता है, मतलब प्रॉपर जो है धरती पर पहुँचने में सूर्य का प्रकाश। इसीलिए किसी किसी बुक में 8 मिनट 20 सेकंड भी रहता है, तो आपके बुक में 8 मिनट 20 सेकंड ही दे रखा है। तो करेक्ट आंसर वैसे तो यदि 8 मिनट 20 सेकंड मिल जाए तो आप यही लगाइएगा, और ये यदि ना मिले तो 8 मिनट 16 सेकंड जो है ये तो आंसर होगा ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। इनमें किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। तो गुजरात से गुजरता है सर, राजस्थान से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, झारखंड से गुजरेगा, पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है और मिजोरम से भी गुजरता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटली 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इनमें करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जो यूपी से होकर नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है, बताइए। किस नदी से जो है कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर पलार नदी से, है ना। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। सूर्य के निकटतम ग्रह पूछ रहे हैं तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहेंगे सर बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सबसे यदि चमकीला ग्रह पूछा जाए तो ये सोचकर नहीं लगा दीजिएगा कि भाई सूर्य के निकट है तो सबसे ज़्यादा चमकेगा, गलत हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह यदि पूछा जाए तो शुक्र होता है आंसर, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं, सांझ का तारा, तो ध्यान रखिएगा इसी को कहते हैं, किसको, जो है शुक्र ग्रह को ही, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो भाई नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन का कितना है तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहेंगे सर 78% नाइट्रोजन है, 21% भाई ऑक्सीजन है ना, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी पूछा जाता है। CO2 का यदि पूछा जाए तो 0.03% है, आप सभी को ये भी अच्छे से पता होगा, है ना। आर्गन का 0. ये भी याद रख लीजिए, कई बार पूछा जाता है, 0.93% है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है, कहेंगे सर नाइट्रोजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सी है, बताइए। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा, देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम पूछ रहा है। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी ये जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आइएगा अगले प्रश्न पर, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो भाई याद रखिएगा टर्शियरी काल में हुई है। किस काल में? कहेंगे सर टर्शियरी काल में। तारापुर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, आणविक शक्ति के केंद्र के लिए। तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारापुर जो है आणविक शक्ति केंद्र के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अच्छा, भारत में जो तारापुर यानी कि महाराष्ट्र जो है यहाँ पर जो प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापना की गई थी ये कब किया गया था? तो कहेंगे सर ये 1669 ईस्वी में किया गया था। ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 और 2 को है मिलान करना है। झील का नाम दे रखा है और किस स्टेट में पड़ता है वो आपको बताना है। तो वुलर झील कहेंगे सर जी जम्मू कश्मीर। लोनार झील कहेंगे सर जी महाराष्ट्र की यहाँ पर दे रखा है। पुलिकट झील कहाँ पर? तो कहेंगे सर ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो ये तो यहीं पर मिल गया। और लोकटक झील मणिपुर में। केबुल लामजाओ पार्क एकमात्र ऐसा पार्क जो कि पानी पर तैरता हुआ पार्क है। लोकटक झील मणिपुर में ही स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मिलान हमारा किस प्रकार हुआ? तो कहेंगे सर 2 फिर 4 फिर 3 फिर 1, 2 4 3 1। किस ऑप्शन में है? 2 4 3 1, 2 4 3 1 सर ऑप्शन डी में दे रखा है 2 4 3 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछ रहा है, बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो भाई वायुमंडल के सबसे निचली परत तो क्षोभ मंडल ही पड़ता है ना, क्षोभ मंडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? बताइए निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। ये सब जियोग्राफी के सवाल हैं। चक्रवात कहलाता है। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? बताइए कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या बोला जाता है? तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिकेन। अगला देखिएगा। डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोल ड्रम बताइए। सी होगा इसका करेक्ट आंसर। कहेंगे सर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। क्या? डोल ड्रम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। फेरल का नियम पूछ रहा है, संबंधित है किन से? फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। वायु संचार से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कहेंगे सर जी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। याद रखिएगा, ठीक है। न्यायिक परीक्षण वाला नियम जो लिया गया है कहाँ से? न्यायिक परीक्षण कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? बताइए। तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कहेंगे सर भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं मिलता है ना। इस तत्व का जो है नीति निर्देशक के रूप में संपन्न नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा इसमें विधान नहीं है? सही है क्वेश्चन, बताइएगा। सभी मतों का, ये भी कह सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है? सभी मतों का समान मूल्य, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय मत या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। कहेंगे सभी मतों का समान मूल्य। ऑप्शन कौन सा होगा? ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? बताइए द्वैध शासन। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कहेंगे सर ये किया गया था भारत शासन एक्ट 1919 के तहत, है ना, प्रांतों में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? यानी पूरा तरह से संविधान जो बन के निर्माण हो गया उसका, वो किस डेट को हुआ? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा कि सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन कौन सा होगा? कहेंगे सर डी सही है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायतों को सुदूर विषयों की सूची, पंचायतों को सुदूर विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में है, संविधान के किस अनुसूची में? ये पूछ रहे हैं। 7वीं अनुसूची या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी तो नहीं होगा, है ना जी। तो कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 11वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? बताइए भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? कहेंगे सर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताइए
वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाए कि जो स्टेट होता है उसके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? भाषाई आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कहेंगे सर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और कब बना था आंध्र प्रदेश? तो भाई ये तो कहेंगे 1 अक्टूबर जो है 1953 ईस्वी को। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, 1953 भी कम से कम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? तो अच्छे से आप सभी को पता होना चाहिए, 25वां राज्य जो बना था वो गोवा बना था। कौन सा? गोवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो भाई राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, बी होगा करेक्ट आंसर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, या फिर विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका सबसे सटीक आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, स्वेच्छा से यानी अपने मन से दूसरे देश की नागरिकता यदि ग्रहण कर चुका हो तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता समता का आशय है कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, या राज्यों के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार? कहेंगे सर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, कानून के समक्ष समता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? बताइएगा, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? संविधान में पहले से ही प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, या राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहेंगे सर जी ये जो होता है ना संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस तापक्रम पर, साइंस का प्रश्न भी यहाँ से, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, किस तापमान पर दोनों का मान समान होता है? राइट आंसर सी होगा, कहेंगे सर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान पूछ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम से याद रखिएगा। ये सब ये इन सारे प्रश्नों का कभी भी जो है ना आंसर चेंज भी नहीं होगा और लगातार पूछा भी जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, यानी साइंस तो सारे एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर जी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान जो है 4.2 × 10⁻³ जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अमीय चालक है, अमीय चालक इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि नियत। अच्छा, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो कांस्टेंट मिश्र धातु है ये किसका जो है मिश्रण है, किन दो धातुओं से मिलकर बना है? तो कॉपर प्लस निकेल से मिलकर बना हुआ होता है कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है क्या? सी करेक्ट आंसर होगा, कहेंगे सर ये दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं गतिशील विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, एम्पीयर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? एम्पीयर घंटा बताइए। तो एम्पीयर घंटा जो होता है वो होता है आवेश की मात्रा का मात्रक, ठीक है, आवेश की मात्रा का मात्रक। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन डी सही है। थर्मोस्टेट क्या होता है बताइएगा? थर्मोस्टेट, तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कह सकते हैं किसी संकाय पर स्थिर रखने वाला उपकरण थर्मोस्टेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ये वाला फॉर्मूला तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, E = mc²। कौन देते हैं? तो कहिएगा सर ये तो आइंस्टीन ने दिया है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कई सारे जो कपड़े वगैरह खरीदते हैं या कोई पुस्तक वगैरह, कोई बुक वगैरह, नॉर्मल बुक भी खरीदिएगा, कई बार देखिएगा ये वाला फार्मूला काफ़ी जो है ना फेमस फार्मूला है, ये हर जगह मिल जाता है लिखा हुआ, कपड़े पर कई बार मिल जाता है लिखा हुआ, ये है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, आकाश में चमकदार तारा है बताइए? सबसे चमकदार पूछ रहे हैं ना, सॉरी, सबसे चमकदार तारा।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सीरियस उसका नाम है। क्या बोलेंगे? सीरियस। सीरियस है इसीलिए चमक रहा है ना, वैसे भी याद रखिएगा। पृथ्वी के भ्रमण गति कितनी है? पृथ्वी की भ्रमण गति पूछ रहे हैं। ए होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर 28 किलोमीटर प्रति मिनट है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, यानी किसके बराबर होगी? 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा। राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10⁻17 जूल। यहाँ पर देखिएगा यूरेनियम का पूछ रहा है, परमाणु में होते हैं, यूरेनियम परमाणु में कितने क्या होते हैं वही ये पूछ रहा है। कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो परमाणु संख्या जो होता है ना, यानी परमाणु क्रमांक कहिए या परमाणु संख्या कहिए, यही उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भी कहलाती है, और यदि वो आवेशित ना हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी परमाणु क्रमांक की संख्या को हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या घटाने के बाद आता है, इसमें से जब 92 हम घटाएंगे तब जो बचता है उसको हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं। और ये क्या है? तो कहेंगे सर ये परमाणु द्रव्यमान है उस तत्व का। तो ये सब तो पता ही होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है क्या? तो भाई कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या समान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? सी होगा करेक्ट आंसर, अच्छे से याद रखिएगा आप सभी लोग, हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल, सी करेक्ट आंसर होगा। बल्ब का फिलामेंट कौन से धातु से बना होता है? बल्ब का फिलामेंट तो कहेंगे सर टंगस्टन का बना होता है। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहे हैं, यूरेनियम के नाभिक में नहीं होते हैं। यूरेनियम के नाभिक में इनमें क्या नहीं होगा? 92 प्रोटॉन होगा। कहिएगा हाँ सर, अभी तुरंत आप बताएं, जो परमाणु क्रमांक होता है उसी को हम लोग प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। तो 92 प्रोटॉन होगा। 146 न्यूट्रॉन होगा, ये भी सही है सर। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से जब घटाते हैं तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या 146 होगा, सही है। न्यूक्लियॉन की संख्या उसको कहते हैं जो परमाणु जो भार होता है उसी को न्यूक्लियॉन की संख्या कहते हैं। तो 238 दे रखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 92 न्यूट्रॉन होता है, ये कहना गलत है। 92 न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है ना जी। न्यूट्रॉन का संख्या 146 होता है, ये वाला होगा सही, ये वाला गलत है। तो वही तो पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? पिछले क्लास में भी कराए थे, असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है सूर्य का? तो कहेंगे सर संलयन, नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी जी क्वेश्चन थोड़ा लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, अच्छे से पता होगा, इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना। पिछले क्लास में ये भी करा चुके हैं। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। अब इनमें बताइए नोबेल गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम? तो हीलियम यही हो जाएगा ना, परमाणु संख्या 2 होता है सर, यही है पहला जो है ना आवर्त सारणी का सबसे पहला नोबेल गैस, हीलियम। चलिएगा अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हंसाने वाली गैस के बारे में पूछ रहे हैं ना, बताइएगा हंसाने वाली गैस इनमें से कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस सर यहाँ पर दे रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है? तो अच्छे से पता होगा, कहेंगे सर गोबर गैस में तो सर मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, DPT का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, परटूसिस यानी जिसको काली खांसी भी कहते हैं, और टी से हो गया टिटेनस। तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी यानी इसी को काली खांसी भी कहते हैं या परटूसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परटूसिस, तो ये भी याद रखिएगा। टिटेनस के लिए भी। तो उपयुक्त में से सभी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग इनमें कौन सा है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या एड्स? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा सर, एड्स जो है ये वायरस से फैलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य क्या होगा? बताइए। तो भाई देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहिएगा सर क्यों? कैरोटिड लेबिरिंथ जो है ये मेढक में पाया जाता है, मेढक के शरीर में, और उनके शरीर में ये जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कैरोटिड लेबिरिंथ। तो यहाँ पर मस्तिष्क रुधिर वगैरह ये सब तो होगा नहीं, आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हालांकि ये मेढक में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीबा गति करता है, किसके द्वारा गति करता है?
तो भाई राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अमीबा जो है वो स्टूपोडिया के द्वारा यानी कि पदाभों के द्वारा गति करता है यानी प्रचलन करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, कम वर्षा, उर्वरता विहीन वृक्षों का रोपण या चरने वाला पशु के वजह से। रेगिस्तान में वन रोपण में क्यों बाधा है भाई? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर कम वर्षा के कारण हो पाता है ऐसा ना। कम वर्षा के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं उगते हैं और लगाने से भी वो नहीं लग पाते हैं। दालचीनी का जो पेड़ है वो पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है, नहीं निकाला जाता है? दालचीनी तो कहिएगा सर ये छाल होता है, हम लोग खाए भी हैं ना मसाले के रूप में, दालचीनी छाल से होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलॉइड होता है, राइट आंसर सी होगा, कहेंगे सर निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है ना, ये मादक पदार्थ अच्छे से पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है भाई, कौन सा? स्टेपीज है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बड़ी हड्डी पूछे तो जांघ की हड्डी होती है, फीमर जिसको बोलते हैं। पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, आप घटक कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से पता हो, कहेंगे सर उसको हम अपघटक बोलेंगे, है ना। अपघटक मतलब समझ रहे हैं किसके बारे में ये पूछ रहा है? सूक्ष्म जीव। जैसे कोई जानवर वगैरह मर गया या फिर पेड़ पौधे हो गए या फिर पेड़ की पत्तियां वगैरह हो गया, सड़ के देखिएगा धीरे धीरे मिट्टी मिल जाता है। जानवर वगैरह कोई फेंक दिया जाए मर जाता है तो देखिएगा उसको कीड़े मकोड़े धीरे धीरे खा खा करके वापस उसको मिट्टी में मिला देता है। तो ये कौन करता है? वो सूक्ष्म जीव ही करता है। और ये जो सूक्ष्म जीव है हमारे जीवन यापन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट तो हमें फ़ायदा नहीं देता है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये काफ़ी फ़ायदा करता है। कोई सोचिए ना कि कोई चीज़ मरे या फिर कोई भी जितना भी वेस्ट वगैरह धरती पर आता है वो धरती पर सड़ गल के वापस पृथ्वी में मिले ही नहीं। तो सोचिए किस प्रकार से पृथ्वी हो जाएगा, सबका जीवन यापन जो है ना प्रभावित हो जाएगा। तो ये अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए अगला और लास्ट प्रश्न, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? पाचक ग्रंथि, संवेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि? तो अच्छे से पता होगा अंतःस्रावी ग्रंथि सर यही हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बताइएगा आज टोटली 100 में से आपका कितना सही हुआ यदि आप सब लोग सेट लगा रहे हैं? तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसका नाम हम आज नहीं ले पाएंगे, अगले क्लास से कोशिश करेंगे आप सब लोग यदि सेट लगाते हैं और अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा तो आप सभी का नाम भी लेने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर होगा, उसका आया था 45, है ना, ये 45 हम इसलिए लिखें, उसका 45 नंबर आया था। लेकिन आप सभी लोग को बताते हैं एंड में यही मैसेज देंगे कि कम से कम 60 नंबर लाने का प्रयास कीजिए हर सेट में, ठीक है ना। कम से कम तो 60, इससे प्लस हो जाए तो ठीक है लेकिन कम नहीं चलेगा। तो 60 कम से कम आना चाहिए। बाकी आप सभी का स्कोर क्या रहा कमेंट करके जरूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारे क्लास जो भी 1 2 3 अभी तक कराए हैं सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक एक करके सबको देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, PDF वगैरह के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।